जय श्री कृष्ण एवरीवन। तो चलिए भाई, नॉर्मल पे हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, नॉर्मल फोर्स पे। तो आइए उसी कड़ी में थोड़ा और आगे चलते हुए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि ये 30 डिग्री का एंगल है और ये जो है हमारा 60 डिग्री का एंगल है और इनके बीच में हमने एक बॉल को फंसाया हुआ है। उस बॉल का जो वेट है वो है सपोज 2 kg की एक बॉल फंसी हुई है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एक यहाँ पे नॉर्मल लगेगा डेफिनेटली, एक यहाँ पे नॉर्मल लग रहा होगा और एक नॉर्मल यहाँ पे लगेगा। तो आपको बताना है कि वो जो दो नॉर्मल है, जहाँ जो कॉन्टैक्ट बन रहा है यहाँ पे नॉर्मल लग रहे होंगे ना, तो यहाँ पे जो दो नॉर्मल है उनकी वैल्यूज क्या क्या है ये बताना है। और ये इंक्लाइन प्लेन फिक्स है अपनी जगह, ये कहीं हिलेंगे नहीं, मतलब बॉल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है, क्लियर है चीज। तो आइए सबसे पहले काम क्या करते हैं, क्या बताया था भाई, सबसे पहले क्या बनाओ भाई, एफबीडी बनाओ। एफबीडी बना के सबसे पहले क्या करते थे, बॉडी को अलग कर लिया। फिर क्या करना है, वेट तो बनाना ही बनाना है, वेट क्या करना है, बनाना है 2 × G यानी 2 × 10, क्लियर है। एक नॉर्मल लगेगा ऐसे करके और एक नॉर्मल लगेगा ऐसे, ठीक है। परपेंडिकुलर जाएगा यहां से सरफेस के, मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। परपेंडिकुलर जाएगा तो परपेंडिकुलर जो है स्फीयर के हमेशा कहां से निकलता है, सेंटर से होकर के। तो दूसरा फोर्स जो जाएगा वो देखिए कुछ इस तरीके से, इसको मैं 2 सरफेस बोल देता हूं, इसको 1 बोल देता हूं। तो ये जो जाएगा ये N1 इधर जाएगा, बात समझिएगा ध्यान से, और ये जो N2 जाएगा वो इधर जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं, ये 2 वाला बनाया है, N2 इधर की तरफ और ये N1 इधर की तरफ, है ना। बना कहीं भी, तो यहां से बना दो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एक ही बात है, ठीक है। ऑलमोस्ट सेंटर से पास हो रहे हैं, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, अरे पक्की बात। आइए अब जरा गौर करते हैं कि एंगल्स पे गौर करते हैं थोड़ा सा, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जो बन रहा है बहुत ध्यान से, इसको मैंने एक इमेजिनरी लाइन मानी, ये वाली देखिए जरा, ये 60 है तो ये वाला भी कितना होगा 60, क्लियर है चीज। तो ये वाला कितना होगा 30, बात समझ पाए कि नहीं। देखो भाई ये 60 है, ये बॉल कॉन्टेक्ट में आ रही है ना, ये ऐसे जा रहा है नॉर्मल, तो सीधी बात है, देखो ये 60 है तो ये वाला भी 60, तो ये 30 तो बचा, क्योंकि पूरा तो 90 था, ये 60 है तो ये कितना बचा 30। तो समझिए बात को जरा, यानी ये वाला जो एंगल आ रहा है ये क्या बन रहा है तुम्हारा 30 डिग्री, बोलो मेरी बात समझ में आई। ऐसे ही ये वाला आ जाएगा 60 डिग्री, अरे क्लियर है ये चीज, देखो ना, ये 30 तो ये वाला भी 30, ऑल्टरनेट जैसे वो कर रहा था मैं बिल्कुल वैसे इसको करूंगा। ये वाला 30 तो ये वाला भी 30, तो ये कितना बचा 60 डिग्री, बिल्कुल देखो। तो ये वाला कितना आ जाएगा 60 डिग्री, यानी हॉरिजॉन्टल से इसका जो एंगल है वो क्या बन रहा है 60 डिग्री। बोलो समझ में आएगी नहीं, क्लियर है ये बात, अरे पक्की बात है। और ये एंगल कितना आ गया देखें, ये पूरा 180 होता है भाई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है पूरी, ये पूरा क्या होगा 180। तो 60 ये 30 है तो 180 में से इन दोनों को माइनस करा तो ये 90 आ जाएगा, क्लियर है। अब N1 N2 की वैल्यू आप दो तरीके से फाइंड कर सकते हो। एक जो मैंने मेथड बताया था आपको शुरू में, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, तो पहले उसी से करते हैं, फिर दूसरा मेथड बताएंगे जो मैं आपको वेक्टर्स में पढ़ा चुका हूं, लामीज थ्योरम, अगर आपको याद आती हो। क्या याद आती हो, अगर आपको लामीज थ्योरम अगर आपको याद आती हो। तो आइए सबसे पहले अपने तरीके से करेंगे। एफबीडी बना के क्या करते हैं, सबसे पहले ये बना लिया सब कुछ, फिर क्या करते थे, कंपोनेंट करते थे एक्स और वाई में। क्या करते थे, कंपोनेंट। अगर आप ये समझ ना पाए हो कि एंगल मैंने क्यों निकाले हैं, तो अब समझिए कंपोनेंट करने के लिए निकाले हैं, कंपोनेंट करने पड़ेंगे ना एक्स और वाई में, सब लोग जानते हैं। नॉर्मल जब भी ऐसी सिचुएशन है तो एक्स और वाई नॉर्मली लेंगे हम लोग, कहीं ऐसा कोई इंक्लाइन प्लेन पे चलने वाली बात तो है नहीं, इसमें चल तो रहा नहीं है, सिंपल रुका हुआ है। तो देखें जरा ध्यान से, इसके कंपोनेंट कर रहा हूं, ये आएगा N1 cos 60, ध्यान से देखिए यहीं पे कंपोनेंट कर रहा हूं, ये आएगा N1 cos 60 और ये वाला क्या आएगा N1 sin 60। मानते हो कि नहीं मानते हो, क्लियर है। तुम अगले फिगर में कर लेना, मॉडिफाइड एफबीडी बना लेना। क्या बना लेना, मॉडिफाइड एफबीडी। तो मॉडिफाइड में N1 को नहीं दिखाना है, सिर्फ इन दोनों को दिखाना है, ठीक है, इक्विवेलेंट ले लेना है तुमको बस, ठीक है। ऐसे ही ये आ जाएगा इधर की तरफ कितना N2 cos 30 और ऊपर आ जाएगा N2 sin 30। अरे बोलो बात समझ में आई, पक्की बात है। तो ये मॉडिफाइड एफबीडी बन गया। अब क्या करना है भाई, फिर अगला स्टेप क्या करते थे, अब देखो इक्विलिब्रियम है कि नहीं, ठीक है। कंपोनेंट करने के बाद क्या करते थे, इक्विलिब्रियम है कि नहीं, तो बिल्कुल इक्विलिब्रियम है, ये तो हर डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है, कहीं नहीं चल रहा, मतलब एक्स में भी इक्विलिब्रियम है और वाई में भी इक्विलिब्रियम है। तो एक्स में क्या हो रहा है, बहुत ध्यान से देखो, एक्स में पता चला कि इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम है मतलब एक्स वाला फोर्स 0 होना चाहिए, मतलब लेफ्ट वाला बराबर राइट वाला, यानी N1 cos 60 की वैल्यू होती है हाफ, तो N1/2 इज इक्वल टू N2 √3/2। बोलो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो एक इक्वेशन बन गया N1 बराबर N2 √3। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, कहीं भी कुछ भी बता दो, हैं बता दो, सुन लूंगा मैं। अरे आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार, कोई दिक्कत। अब दूसरा देखो, वाई डायरेक्शन की बात करूं तो इसमें भी क्या पता चला मुझे, इक्विलिब्रियम पता चला, मतलब ऊपर वाले बराबर नीचे वाला। तो मैंने लिखा N2 sin 30 मतलब N/2, ऊपर वाला कितना N2 sin 30 प्लस N1 sin 60 प्लस N1 sin 60 बराबर बोलो तो 20, ऊपर वाला बराबर नीचे वाले। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, ऊपर वाला बराबर नीचे वाले। बोलो समझ में आ गया कि नहीं। तो N1 की वैल्यू N2 √3 यहां से रख दो जरा, N1 की वैल्यू क्या रख दो, N2 √3 रख दो यहाँ पे। तो ये आ गया N2/2, देखो 2 तो कॉमन आ गया, उधर चला गया, देखो 2 कॉमन आ जाएगा कि नहीं नीचे से, और उधर भेज दो उसको कॉमन ले जाके, है ना, डिनोमिनेटर में आएगा कॉमन, उधर जाएगा मल्टीप्लाई बन जाएगा, क्लियर है। तो 40 हो जाएगा इधर, ठीक है। तो मैं यही कर रहा हूँ 40, N2 है प्लस N1 की जगह लिख दो N2 √3, तो N1 की जगह लिख रहा हूं N2 √3 और एक √3 पहले से भी है। बोलो समझ आएगी नहीं। तो ये हो गया N2 और ये हो गया 3N2। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं। N2 और 3N2 क्या हो गया बेटा 4N2 मतलब 40। तो N2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चे 10 न्यूटन आ गई। कितने न्यूटन आ गई 10 न्यूटन आ गई, सॉरी
न्यूटन आ गई। तो n2 की वैल्यू कितनी है आ गई 10, तो n1 आ जाएगा 10√3। सो n1 इज इक्वल टू 10√3 न्यूटन। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे क्या मेरी बात समझ में आ गई है? बात पक्की मान लूं? पक्की बात है। आइए दूसरी तरीके से देखिए, लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम अगर आपको याद हो तो वो क्या कहती थी कि अगर तीन फोर्सेस एक पॉइंट से पास हो रहे हैं, आपको याद होगा कि ये n1 था ऐसे करके शायद, और शायद मेरे ख्याल से ये जो एंगल बन रहा था शायद ये 60 था और ये 30 था, ये n1 था, ये n2 था और नीचे लग रहा था 20। तीन फोर्सेस है ना, देखो ये 30 एंगल है और ये 90 है, तो ये पूरा हो गया 120। कितना हो जाएगा ये 120। ऐसे ही हो जाएगा 150। कितना हो जाएगा ये 150, और ये मैंने बताया था 90 डिग्री। ठीक है, ऐसा हो तो क्या कहती थी लामीज थ्योरम? लामीज थ्योरम कहती थी n1 अपॉन साइन 120, n1 अपॉन साइन 120 इज इक्वल टू n2 अपॉन साइन 150, n2 अपॉन अपोजिट एंगल का साइन लेते थे, n2 अपॉन साइन 150। याद आ रही है लामीज थ्योरम? और 20 अपॉन साइन 90, 20 अपॉन साइन 90। साइन 90 तो 1 होता है, तो लिखो मत लिखो, एक ही बात है। साइन 90 क्या होता है 1, तो इज इक्वल टू 20। तो देखो n1 कितना आएगा, देखो n1 अपॉन दिस बराबर 20 आ रहा है कि नहीं भाई? तीनों इक्वल है ना ये, तो n1 अपॉन दिस इज इक्वल टू 20, यानी n1 बराबर 20 साइन 120। क्लियर है? साइन 120 की वैल्यू आपको निकालनी होगी, इसको क्या लिख लो? या तो आती हो आपको तो अच्छी बात है, नहीं तो साइन इसको क्या लिखोगे? बोलो जल्दी से। इसको लिख सकते हो साइन 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस 30, तो cos 30 बन जाएगा वो, यानी √3/2। अरे साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हैं ना, तो साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। साइन 90 प्लस थीटा इज cos थीटा, सो साइन 90 प्लस 30 cos 30, cos 30 √3/2, तो आ गया 10√3। n1 की वैल्यू कितनी आ गई 10√3। ऐसे इस वाले इनको इक्वेट कर दो, तो n2 अपॉन साइन 150 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 20। तो n2 निकालना है तो साइन 150 को उधर भेज दो, साइन 150 को उधर भेज दो। इस 150 को लिख सकते हो क्या 90 प्लस 60, तो साइन 90 प्लस 60 इज इक्वल टू cos 60 यानी हाफ। तो 20 इंटू 1/2 10 न्यूटन। देखो कितनी जल्दी आंसर हो गया, ना कोई कंपोनेंट करने पड़े ना कुछ। ठीक है, लेकिन आपको कंपोनेंट करने आने चाहिए। भले लामीज थ्योरम से जल्दी हो गया, लेकिन आपको कंपोनेंट करने आने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन तो हो गया लामीज थ्योरम से, हर कोई क्वेश्चन होने वाला नहीं है। बोलो पक्का समझ में आएगी नहीं? तो अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको लामी से भी करना है और नॉर्मल मेथड से भी करना है अपने वाले। ठीक है, तो आइए भाई क्वेश्चन सुन लीजिए बहुत ध्यान से। ये एंगल दिया है 45 डिग्रीज, ये एंगल दिया है 60 डिग्रीज, ये बॉल रखी हुई है 5 kg की बॉल है यहां पे, और यहां पे नॉर्मल फोर्स आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए साहब ये जो हमारा ये बॉल जो है इस पर के किधर की तरफ और कितना कितना यहां से नॉर्मल इसको मिल रहा होगा। बोलो मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? पक्की बात है। चलिए भाई अब बात करेंगे दूसरे फोर्सेस की थोड़ा सा, और अब बात करने जा रहे हैं स्ट्रिंग में होने वाले टेंशन फोर्स की। कौन से फोर्स की बात करेंगे? टेंशन। टेंशन किस में होगा भाई साहब? स्ट्रिंग में होगा। तो सबसे पहले हमें स्ट्रिंग को पढ़ना है। स्ट्रिंग जो हम पढ़ेंगे उसमें बेसिकली हम आइडियल स्ट्रिंग पढ़ने वाले हैं, मतलब हम जो स्ट्रिंग लेंगे वो आइडियल होगी ज्यादातर क्वेश्चन में। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में नॉन आइडियल होगी तो उसमें बताएंगे हम। ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो हम लेंगे क्या लेंगे? आइडियल स्ट्रिंग लेंगे। अब आइडियल स्ट्रिंग की खास बात क्या है, बहुत ध्यान से समझिए। सबसे पहली बात है कि इनएक्सटेंसिबल है भाई। कैसी है? इनएक्सटेंसिबल है। बोलो समझ में आएगी नहीं? मतलब इसकी लंबाई ना तो बढ़ सकती है ना कम हो सकती है। क्लियर है? मतलब आप इस रस्सी को खींच नहीं सकते। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बहुत अंदर की और बहुत गहरी बात बताता हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा। जब तक रस्सी, देखो ये क्या करिए, आइडियल रस्सी कैसी है हमारी, आइडियल स्ट्रिंग कैसी है, इसको खींच नहीं सकते आप। लेकिन बहुत अंदर की बात बताऊं आपको, जब तक रस्सी को आप खींच नहीं सकते, जरा थोड़ा सा भले नहीं खींचोगे, अगर तुमने रस्सी को थोड़ा सा भी नहीं खींचा, मतलब परफेक्टली इनएक्सटेंसिबल हुई, तो उसमें कभी टेंशन डेवलप हो ही नहीं सकता। प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, ये तो हम आइडियली मान रहे कि मतलब इनएक्सटेंसिबल है। मतलब ऐसा है, देखो क्या है कि रस्सी को जब तक थोड़ा सा नहीं खींचोगे कम से कम, तब तक उसमें टेंशन तो आ ही नहीं सकता। लेकिन वो बहुत थोड़ा, बहुत ज्यादा थोड़ा है, इसलिए इनएक्सटेंसिबल मान लिया। अप्रोक्स कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेंथ में बहुत थोड़ा सा चेंज आएगा तो वो नेग्लिजिबल है। क्लियर है? ऐसे करके मानो। बोलो मेरी बात समझ में आ गई? इनएक्सटेंसिबल है। अच्छा साहब, और कैसी है साहब? मासलेस है भाई हमारी रस्सी। कैसी है भाई? मासलेस है। इनएक्सटेंसिबल होने से आप क्या मतलब समझ जाओ, जैसे मान लो रस्सी एक साइड से जा रही है, दूसरी साइड से आ रही है, तो इस साइड से जितनी जाएगी इस साइड से उतनी आएगी। बोलो समझ पा रहे हो कि नहीं? इनएक्सटेंसिबल, क्योंकि बढ़ नहीं सकती ना। सोचो रबर बैंड होता है, रबर बैंड तो हो सकता है रबर बैंड इधर से इतना ना जाए जितना इधर से खींचे जाए, क्योंकि वो खुद खींच सकता है, अपनी लेंथ को बढ़ा सकता है। जैसे च्युइंगम होती है, क्लियर है, वो खुद बढ़ सकता है। रस्सी खुद नहीं बढ़ सकती, तो जितनी इधर से जाएगी उतनी इधर से आ जाएगी। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? तो ये इस बात का वो है, मतलब है इस चीज का, इनएक्सटेंसिबल का। मासलेस का मतलब समझो, मास क्या होगा? जीरो। इससे क्या भाई मतलब समझे हम लोग? अच्छा आप सब लोग जानते हो F बराबर m है, तो हम इस चैप्टर में पढ़ ही रहे हैं, डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी चीज की मास जीरो हो गई, किसी चीज का मासलेस है लगभग, मासलेस मतलब बहुत ही हल्का मास है, बहुत ज्यादा हल्का, अप्रोक्सीमेटली जीरो। एक्जैक्टली जीरो नहीं हो सकता, लेकिन अप्रोक्सीमेटेड क्या है? जीरो है। मेरी बात समझ में? इसीलिए हम कह रहे हैं आइडियल, क्योंकि आइडियल कोई चीज नहीं होती, आप लोग जानते हो। मैं कहूँ आई एम एन आइडियल टीचर, नहीं भाई। आप कहें कि आप एक आइडियल स्टूडेंट, नहीं भाई। ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ सब किसी में, हर किसी में होता है। क्लियर है? तो आइडियल कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, तो मास क्या है? ऑलमोस्ट इसका जीरो ऐसा मान रहे हैं, आइडियल का मान लिया जीरो है, लेकिन एक्चुअली ऐसा पॉसिबल नहीं है, सब लोग जानते हैं। लेकिन अगर हम मास जीरो मान रहे हैं तो वो क्यों मान रहे हैं, अब ये समझिए। एक्चुअली
मैं क्या करूंगा पता है, एक ब्लॉक होगा, उससे एक रस्सी कनेक्ट होगी, फिर दूसरा ब्लॉक होगा। अब ये ब्लॉक है सपोज 5 किलो का, ये है 2 किलो का, और ये रस्सी है 5 ग्राम की, सिर्फ 5 ग्राम की रस्सी है। तो अब देख रहे हो कि भाई इनके मुकाबले तो बहुत ही हल्की है ना, तो अप्रोक्सीमेटली क्या मान लेंगे, नेग्लिजिबल मान लेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसलिए हम कह दे रहे हैं मासलेस। मजे की बात यह कि अगर कोई चीज मासलेस है तो कभी उस पर फोर्स नहीं लग सकता है कि नहीं। मास जीरो हो गया तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, जीरो। भले एक्सप्रेशन कुछ हो चाहे ना, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्लियर है चीज। तो मास अगर जीरो है तो डेफिनेटली 0 इंटू समथिंग बराबर 0। बोलो समझ में आया कि नहीं। क्लियर है चीज। कुछ लोग इसमें ये कंफ्यूज हो जाते हैं, सर अगर किसी का मास 0 है तो उसे एक्सप्रेशन कैसे मिला, क्योंकि आप कह रहे हो सर मास तो 0 है और फोर्स लगाया नहीं, क्योंकि मास 0 तो फोर्स भी 0, फोर्स नहीं लगाया तो एक्सप्रेशन कैसे मिला सर, बता रहे ना कैसे मिला। तुमने इससे एक रस्सी अटैच कर दी, ये कैसी है, मासलेस। अच्छा तुमने इसे खींचा पकड़कर 2 का एक्सप्रेशन दे दिया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो रस्सी किससे कनेक्टेड है, इसी से तो कनेक्टेड है, तो रस्सी का एक्सप्रेशन कितना हो गया 2। तुमने इसको खींचा और इसको दे दिया 3 का एक्सप्रेशन, तो रस्सी किससे कनेक्टेड है, इस रस्सी का कितना हो गया 3। तो मासलेस ऑब्जेक्ट का एक्सप्रेशन तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कभी उस पर कोई नेट फोर्स एज सच नहीं लग सकता। बात समझ में आ गई, क्योंकि उसका मास 0 है, उसका मास क्या है 0। और अच्छे समझाना चाहूं तो ये लो, एक्सलेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास होता है। हाँ जी होता है साहब। फोर्स कितना है इस पे 0, मास भी कितना है 0, मानते हो कि नहीं। और 0 अपॉन 0 कुछ भी हो सकता है, मतलब इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, इट कैन बी 4, इट कैन बी 5, इट कैन बी 6 ऑल्सो, इट कैन बी 0 ऑल्सो, इट कैन बी 0 ऑल्सो। समझो कैसे सर, आप कैसे कह सकते हैं इस बात को, देखिए जरा। 0 अपॉन 0 को कोई कह रहा है 1, वो सही है, देखो क्यों, क्योंकि 0 इज इक्वल टू 1 इंटू 0। देख लो 0 को 1 इंटू 0, सही बात है कि नहीं, बिल्कुल सही है। 2 कहता तो 2 इंटू 0 बराबर 0, यस इट इज ऑल्सो करेक्ट। कोई 0 कहना चाह रहा है तो 0 इंटू 0 बराबर 0, यस इट इज ऑल्सो करेक्ट। तो 0 अपॉन 0 इज मतलब ये डेफिनेट नहीं होता, ये डेफिनेट नहीं है, इनडिटर्मिनेट है, ये इनडिटर्मिनेट। इसको हम निकाल नहीं सकते, लेकिन फाइनाइट है, कुछ ना कुछ होगा, 10 20 30 40 50 कुछ होगा ये। बोलो बात समझ में आई, यानी एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन फोर्स और मास क्या होंगे इसके 0। याद रखना मासलेस ऑब्जेक्ट पे कभी कोई नेट फोर्स नहीं लग सकता, मासलेस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स नहीं लग सकता। क्लियर है ये चीज। आइडियल स्ट्रिंग कैसी है मेरी, इनएक्सटेंसिबल है, और ये क्या है भाई, मासलेस है। ये 2 बातें याद रहेंगी। क्लियर है ये चीज, पक्की बात है। चलिए साहब आइए जरा समझते हैं। और एक बात याद रख लें इसमें, आइडियल स्ट्रिंग में आइडियल मासलेस है, तो आइए इसको समझते हैं, इससे फायदा क्या हो रहा है इन चीजों से। तो सपोज करिए अभी आपके पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का एक सिरा यहां से बंधा हुआ है, एक सिरा यहां से बंधा हुआ है, और ये मैंने इधर इसे हाथ से पकड़ा, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, और मैंने इधर की तरफ इस पे फोर्स लगाया, किधर खींचा मैंने इसको, इधर। मेरी बात समझिएगा, मैंने जो फोर्स लगाया उसका नाम टी रख देता हूं, क्योंकि आपको पता है स्ट्रिंग में टेंशन आता है तो टी से रिप्रेजेंट करना ज्यादा सही रहेगा। मैंने जो फोर्स लगाया इस रस्सी पे, इधर की तरफ खींचा मैंने इसको, कितना फोर्स लगाया टी। आइए जरा बात करते हैं। मान लीजिए ये है मॉलिक्यूल नंबर ए, इसके जस्ट बाद आता है मॉलिक्यूल नंबर बी, इसके जस्ट बाद आता है मॉलिक्यूल नंबर सी, इसके जस्ट बाद आता है डी, और ऐसे करके खूब सारे हैं। ठीक है, तो सपोज मैं ए का एफबीडी बनाता हूं, ए को अलग कर लो जरा। ए का मास लेस है तो वेट तो बनाना नहीं पड़ेगा। इधर की तरफ कितना फोर्स लगा है, टी लगाया। बहुत ध्यान सुनिए, मैंने लगाया, किसने लगाया, मैंने, क्योंकि मैं जस्ट नेक्स्ट टू ए हूं इधर की तरफ। ठीक है, पकड़ के मैंने खींच दिया। अच्छा एक बात बताओ, ए कैसा है, मासलेस है कि कैसा है, मासलेस है भाई। जब पूरी रस्सी मेरी मासलेस है, पूरी स्ट्रिंग ही मासलेस है, तो पॉइंट क्या होगा उसका, डेफिनेटली मासलेस होगा यार। ठीक है, मासलेस ऑब्जेक्ट है तो फोर्स कितना होना चाहिए 0, क्योंकि F बराबर M है, M 0 तो F भी 0। फोर्स 0 होना चाहिए, मतलब गारंटी से इस पे इधर की तरफ भी T होना ही चाहिए। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो, क्लियर है कि नहीं। मैंने कहा था ना फिजिक्स में कई बार आप रीजन देख के इफेक्ट का पता लगाओगे, क्या देख करके, सॉरी इफेक्ट देख के रीजन का पता लगाओगे, इफेक्ट देख के रीजन का पता लगाओगे। आपको पता है कि इस पे कोई फोर्स हो ही नहीं सकता क्योंकि मासलेस है भाई, तो गारंटी। अब ढूंढो रीजन क्या हो सकता है, रीजन एक ही हो सकता है कि अगर इधर T है, अगर इधर से T मैं लगा रहा हूं तो उधर से भी T कोई ना कोई गारंटी से लगाएगा, गारंटीड। और ये कौन लगा सकता है, बहुत ध्यान से बताना। बोलो समझ आएगी कि नहीं मैं क्या कहना चाह रहा था अभी। ठीक है भाई, अगर कोई चीज मास लेते तो नेट फोर्स कितना 0। अब नेट फोर्स 0 तभी होगा ना जब इधर की तरफ टी है तो इधर भी टी हो, तो नेट 0 हो जाएगा। अब ये टी कौन लगा सकता है, ये वाला टी तो मैंने लगाया, मैं खींच रहा हूं इधर से, ये टी आखिर किसने लगाया। ठीक है, अच्छा एक बात सोचो, मान लो कि मैं क्लास के अंदर बैठा हुआ हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं, पढ़ रहा हूं, मेरे पीछे एक और स्टूडेंट बैठा हुआ है, पीछे से किसी ने मेरे को ऐसे मारा, तो क्या मैं अपने आगे वाले स्टूडेंट से लड़ाई करूं या पीछे वाले से। सीधी बात है, पीछे जो बैठा उसी ने मारा होगा ना यार, है ना। तो सीधी सी बात है, ए को जिसने खींचा है वो बी ही हो सकता है, क्योंकि बी ही जस्ट नेक्स्ट टू हिम है, जस्ट नेक्स्ट टू ए है। मेरी बात समझ में आएगी नहीं, क्लियर है। तो जरूर किसने लगाया, बी ने लगाया, किसने लगाया, बी ने, और इक्वल लगाया है। ठीक है, अब बी की बात करते हैं। अगर बी ने ए को इधर खींचा तो एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट क्या होता है, रिएक्शन। आप सब लोग जानते हो, अरे मानते हो कि नहीं मानते हो यार, एक्शन का क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हाँ एक बात मैं साथ के साथ अभी चलो लास्ट में बताऊंगा, वीडियो के बहुत ध्यान से सुन लेना। चलिए भाई बहुत ध्यान से देखिए, तो ये टी हो गया और ये क्या हो गया भाई, टी हो गया। तो ये एक्शन है और ये रिएक्शन, ऐसे करके समझो आप लोग तो फिलहाल। ठीक है, बी ने ए को खींचा तो ए ने बी को अपोजिट में खींचा, उतने ही फोर्स से, एक्शन इक्वल एंड अपोजिट
रिएक्शन भी होगा। ठीक है, अब बी का भी मास कितना है भाई, ये ए था, बी का भी मास कितना है जल्दी से बताओ, 0 है कि नहीं, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। अरे पक्की बात है, बी का मास भी कितना है दादा, क्या बी का मास 0 है, तो क्या इस पे भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि एफ बराबर एम, एम की वैल्यू 0 तो एफ की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। यानी इस पे भी पीछे की तरफ टी लगना चाहिए, और ये किसने लगाया होगा, सी ने लगाया होगा। तो आप सी का बनाओगे तो फिर ऐसे आएगा टी टी, टी पे किसने लगाया होगा, डी, सी पे किसने लगाया होगा, डी पे डी ने लगाया होगा। तो ऐसे आप सब तरफ से चलते चले जाओगे, चलते चले जाओगे, कहीं तक भी चले जाओ, हर पॉइंट पे ये फोर्स सेम आएगा। बोलो मेरी बात समझ में आएगी नहीं, टी 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 टी। अच्छा एक बात, नेट फोर्स कितना है किसी भी पार्टिकल पे, 0 है। देखो नेट फोर्स, कोई तुम्हें इधर से खींचे और कोई तुम्हें इधर से खींचे तो तुम टेंशन में आ जाओगे कि नहीं आ जाओगे, तो इसीलिए इस फोर्स का नाम क्या दे रहे हैं हम लोग, टेंशन। बोलो मेरी बात समझ में आ गई, अरे पक्की बात है, तो टी 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 टी, बोलो मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए सब, तो इस तरीके से फोर्सेस हमारे लगते चले जाते हैं पूरी रस्सी में क्या हो जाएगा, फोर्स पूरी रस्सी में सेम हो जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो, बिल्कुल सही बात है। अब तक तो ऐसा ही लग रहा है, अब तक तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन अब बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना दादा, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनो। सपोज करो तुमने इधर से लगाया एक फोर्स टी, तुम इसको तोड़ना चाहते हो रस्सी को। सपोज करो मैंने यहाँ पे बहुत सारी चॉकलेट्स भर रखी हैं, क्या भर रखी है भाई, चॉकलेट्स भर रखी हैं। अच्छा कुछ लोगों को चॉकलेट पसंद नहीं होगी, तो सपोज यहाँ 2000 की गड्डियां हैं, बहुत सारी, ठीक है, खूब सारी। तो तुम क्या करोगे, अरे सर ने यहाँ पे जमा कर रखा है पैसा, चलो इसको तोड़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। लेकिन मुझे पता चल जाता है, मुझे क्या होता है, मुझे पता चल जाता है कि तुम लोग इसको प्लान बना रहे हो मेरी तिजोरी तोड़ने का, मेरी तिजोरी में तुम डाका डालने आए हो। ठीक है, तो मैं आता हूं, मैं रस्सी को यहां से पकड़ता हूं। अब बताओ मुझे रस्सी को किधर खींचना चाहिए, जिधर तुम खींच रहे हो उधर ही खींचना चाहिए, या तुम्हारे अपोजिट, मैं तुम्हें रोकना चाहता हूं तोड़ने से, तो तुम्हारे जिधर तुम खींच रहे हो उधर ही खींचना शुरू कर दूं, तो और जल्दी टूट जाएगा, है कि नहीं। तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे किधर खींचना चाहिए, ध्यान से सुनना। मान लो मैंने रस्सी को, ये था पार्टिकल ए, अगला था बी, मान लो ये कोई पार्टिकल पी है, मैं यहां से खींचूंगा इधर की तरफ, टी डैश का टेंशन लगाना शुरू कर, मतलब मैं इधर टी डैश फोर्स लगाना शुरू कर दिया, ताकि तुम से बचा पाऊं इस रस्सी को। किससे बचा पाऊं, तुम लोगों से बचा पाऊं, तुम चोरों से बचा पाऊं मैं इस चीज को, चोर कहीं के। क्लियर है, तो मैंने ऐसे किया। अब तुम एफबीडी बना रहे हो, ध्यान से देखना। अब तुमने क्या किया इस वाले केस में, तुमने कहा सर देखो ए का बनाओगे तो टी टी, सही बात है। ऐसे ही सर बी का बनाओगे तो टी टी, सही बात है। लेकिन डॉट डॉट करते करते जैसे तुम पी तक आओगे, किस तक आओगे, बहुत ध्यान से देखना, पी तक जैसे ही तुम आए, जैसे ही तुम पी तक आए, तुमने कहा सर यहां से तो टी ही लगेगा, जैसे टी 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 टी। लेकिन बहुत ध्यान से, यहां जो होगा सर वो टी नहीं होगा इस बार। क्यों, क्योंकि पी पे एक और फोर्स इधर की तरफ, कौन है वो, टी डैश, जो मैं लगा रहा हूं। बोलो बात समझेगी नहीं। तो अब एक बात समझना भाई, पहले तो इधर की तरफ टी था, तो गारंटी से इधर भी टी होना चाहिए, तभी 0 होगा। लेकिन अब इधर टी भी है और टी डैश भी है, समझे कि नहीं समझे। तो यहां सपोज टी डबल डैश होगा टेंशन, आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा। टी तो नहीं हो सकता, टी तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि टी और टी क्या हो जाएंगे फिर कैंसिल, और नेट फोर्स कितना जाएगा इस पर, टी डैश। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। देखो ए से पी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई, ए से पी तक आने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे पी पे आए तो टी इधर, और इस पर टी डैश भी लग रहा है इधर की तरफ। तो अब आप टी नहीं लिख सकते इसको, क्योंकि अगर टी लिख दिया बाई चांस तो टी से टी क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये बच जाएगा। यानी पी पे कितना फोर्स आ जाएगा, टी डैश। और पी कैसा पार्टिकल है, मासलेस, और मासलेस पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सपोज करो तुमने इसे लिख दिया टी डबल डैश, बहुत ध्यान से समझना। तो देखो जितना लेफ्ट में होगा उतना ही राइट में, क्योंकि मासलेस पार्टिकल है तो नेट फोर्स भी क्या होना चाहिए, 0। तो आप कहोगे टी डैश प्लस टी डबल डैश बराबर टी, होगा कि नहीं। तो टी डबल डैश क्या आएगा, टी डबल डैश आएगा टी माइनस टी डैश, यानी कि पी के बाद जो रस्सी में टेंशन आ रहा है, ये पी के बाद वाला टेंशन है। ठीक है, पी के बाद वाला, ये पी के पहले वाला है, पी के पहले सब में टी टेंशन है, लेकिन पी के बाद में क्या गया है, टी डैश टेंशन, जो टी से कम है, टी से क्या है, कम। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं। ये किसकी वजह से हुआ, ये मेरी वजह से हुआ। किसकी वजह से, मेरी वजह से, क्योंकि मैंने एक टी डैश का फोर्स लगा दिया था। ये कौन है, ये मेरा फोर्स था, ये तुम लोग लगा रहे हो। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, अरे पक्की बात है क्या। तो ये मेरी वजह से ऐसा हो पाया, और मैंने लगाया भी इसलिए था, याद करो, मैं यही तो चाहता था कि ये वाला जो पोर्शन रस्सी का रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स एकदम, है ना, नहीं तो ये टूट जाता। तुम इसे तोड़ना चाह रहे थे, तो मैं क्या चाहता हूं, ये वाला जो पोर्शन है ये रिलैक्स हो जाए। क्या हो जाए, रिलैक्स। रिलैक्स मतलब इसमें टेंशन टी हो जाए या टी से कम हो जाए, टी से कम। देखो हो गया ना कम, टी माइनस टी डैश। क्या हो गया यहाँ पे, टी माइनस टी डैश। वाह, मजा आ गया कि नहीं, है कि नहीं, मानते हो कि नहीं। अच्छा सपोज करो तुमने लगाया टी और मैं भी टी लगा देता, तो फिर यहां कितना बचता, 0। देखो कैसे, टी डैश की वैल्यू भी टी हो जाती, मतलब मेरा फोर्स तुम्हारा फोर्स बराबर हो जाता है, टी बराबर टी डैश, टी डबल डैश हो जाता 0। मतलब इस पोर्शन के बाद रस्सी में कोई टेंशन नहीं होता, मतलब मेरी तिजोरी को कुछ भी नहीं होगा। बात समझ में आएगी नहीं। लेकिन फिर भी अगर मैं तुम्हारे जितना नहीं लगा पाया, तुम बहुत सारे लोग हो, चोर कई सारे हैं, पुलिस सिर्फ एक है, तो मैंने जितना भी लगा पाया कम से कम कुछ तो रिलैक्स कर दिया रस्सी को, तो रस्सी रिलैक्स हो गई। तो बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत ध्यान से सुनना। पिछले वाले केस में बीच में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया, बीच में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया, तो पूरी रस्सी में टेंशन सेम है। और देखना इतने पोर्शन में, इस वाले में क्या है, इतने पोर्शन में तो कोई नहीं आया बीच में, तो टेंशन सेम था टी टी टी।
जैसे ही कोई आ गया बीच में, जैसे मैं आ गया था, मैंने रस्सी को लगा दिया फोर्स इधर की तरफ, तुरंत टेंशन बदल गया। तुरंत टेंशन क्या हो गया? बदल गया। तो ध्यान से सुनना, रस्सी में टेंशन हर पॉइंट पे क्या होता है? सेम, जब तक बीच में कोई और फोर्स ना आ जाए। मेरी बात समझ में आएगी नहीं आई? अरे पक्की बात है, क्लियर है चीज, याद रखें इस बात को। रस्सी में टेंशन लिखना है, इस बात को नोट करके लिखना है। इन स्ट्रिंग टेंशन एट ऑल पॉइंट इज सेम अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स कम्स इन बिटवीन। अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स कम्स इन बिटवीन, यानी अगर बीच में कोई दूसरा फोर्स आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, लेकिन अगर नहीं आया तो पूरी रस्सी में टेंशन क्या होता है? सेम। देखो ए से लेकर पी के बीच में कोई फोर्स है? नहीं है, तो टेंशन सेम है ए से पी तक। पी से लेकर के लास्ट तक बीच में कोई फोर्स है? नहीं है, तो पी से लास्ट तक भी टेंशन सेम होगा, लेकिन यहां अलग होगा और वहां अलग होगा। क्लियर है चीज? ये बात समझ में आ गई? पक्की बात है। तो आपने लिख लिया होगा इस चीज को, आई थिंक। बोलो क्लियर है ये चीज? चलें भाई। अच्छा भाई, अब ये रस्सी जो टेंशन लगा रही है, ठीक है, ये तो समझ में आ गया कैसे कैसे डेवलप हो रहा है। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अब मुझे कैसे क्वेश्चन करने हैं वो बताइए सर। ये तो सब कर लूंगा मैं, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए 5 किलो के ब्लॉक को, कितने किलो के ब्लॉक को? 5 किलो के ब्लॉक को आपने क्या कर दिया? ऐसे रस्सी से लटका दिया, ठीक है। चलिए साहब समझते हैं। अब इसका वीडियो बनाने को कहा मैंने सबसे पहले, आपने कहा भाई फ्री कर लो, फिर सबसे पहला फोर्स वेट बना दो, फिर देखो कहीं कोई कांटेक्ट हो रहा है क्या? आपने कहा कांटेक्ट हो रहा है सर रस्सी का, और जब रस्सी कांटेक्ट में होती है तो टेंशन लगता है। अब टेंशन किधर लगेगा? पहला तरीका बहुत आसान वाला, क्या ये ब्लॉक कहीं जा रहा है? नहीं जा रहा, तो अगर इस पर 50 नीचे लग रहा है तो गारंटी से 50 ऊपर लगना चाहिए, और यही टेंशन होना चाहिए, क्योंकि और कोई हो ही नहीं सकता। एक तो वेट लग रहा है और एक टेंशन लगेगा क्योंकि रस्सी है, तो यही टेंशन है और ये ऊपर लगना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं टेंशन किधर लगता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, एक लाइन जान लोगे तो बस खत्म हो जाएगा, कभी टेंशन में दिक्कत नहीं होगी। और ये समझ में नहीं आई एक लाइन, बहुत आसान लाइन है, बहुत ही ज्यादा आसान है, बेहद, ठीक है। अब सुनना जरा मेरी बात, पहले समझा रहा हूं फिर लाइन बोलूंगा, बहुत ध्यान सुनना। सपोज करो मैंने तुम्हें रस्सी पकड़ाई, तुमने रस्सी पकड़ी, मैंने रस्सी पकड़ी, क्या तुम मुझे धक्का दे सकते हो? अपनी तरफ खींच सकते हो, खींच सकते हो, ठीक है। रस्सी सिर्फ खींचने का काम करती है। मेरी बात मानेगी नहीं? सबसे पहले दिमाग में क्या आया? रस्सी कैन ऑलवेज पुल, स्ट्रिंग कैन ऑलवेज पुल। रस्सी हमें खींच सकती है, सिर्फ धक्का नहीं दे सकती। क्लियर है? अच्छा साहब, जब हमें कोई चीज खींचती है तो वो अपनी तरफ फोर्स लगा रही है, हम अपने से दूर लगा रही है। खींचने का क्या मतलब है? मैं कहूं आप मुझे खींचिए अपनी तरफ, पुल मी, तो आप क्या करोगे? अपने से दूर धकेलोगे, अपने पास खींचोगे, पास खींचोगे ना। तो रस्सी का काम जब खींचने का ही है तो हमेशा किधर फोर्स लगाएगी? जिधर खुद रस्सी होती है उधर, अपने पास की तरफ। क्लियर है? तो मुझे बताइए जल्दी से, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ब्लॉक के किधर की तरफ है रस्सी? ऊपर की तरफ, जस्ट ऊपर की तरफ, तो बिल्कुल जस्ट ऊपर फोर्स लगेगा। मेरी बात समझ में आएगी नहीं आई? क्या तुम्हें यह समझ में आया टेंशन की डायरेक्शन कैसे डिसाइड कर रहे हैं? जिधर रस्सी उधर टेंशन, एक लाइन ये है वो, जिधर रस्सी उधर टेंशन। रस्सी जस्ट वर्टिकली अपवर्ड है, टेंशन भी जस्ट वर्टिकली अपवर्ड। बोलो समझ में आ गया कि नहीं? टेंशन की वैल्यू कितनी होगी? 50 होगी। ये समझिए, क्वेश्चन तो खत्म हो गया। क्लियर है? तभी तो चल नहीं रहा है, ठीक है। अब जरा देखो क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल मैंने एक और क्वेश्चन लिया तुम लोगों के साथ, बहुत ध्यान से देखना भाई। ये देखो एक बॉडी है, ये 1 kg की बॉल है, और ये यहाँ ऐसे कनेक्टेड है, ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री। तो यहाँ 2 रस्सियां हैं, तो कितने टेंशन होंगे? 2 टेंशन होंगे। मानते हो कि नहीं मानते हो? एक रस्सी इस टेंशन में होगा, एक रस्सी इस रस्सी में होगा, और एक इस रस्सी में होगा। क्लियर है? तो मैंने तुमसे कहा भाई टी और टी बताओ कितना होगा, और ये टी डैश है सपोज, ये बताओ कितना होगा। बोलो मेरी बात समझ में आएगी नहीं? तो आइए क्वेश्चन करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को लेकर के आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आपको क्वेश्चन का फंडा समझ में आ जाएगा तो टेंशन समझ जाओगे। देखो रस्सी इधर है और इधर है, ये रस्सी में टेंशन किधर? इस बॉडी पे कैसे टेंशन लेगा? रस्सी हमेशा अपनी तरफ खींचती है, तो जिधर रस्सी उधर टेंशन। तो देखो इधर है ना रस्सी, तो बिल्कुल इधर ही टेंशन, अपनी तरफ खींचेगी हमेशा, टी टेंशन हो गया। ऐसे ये वाली रस्सी उधर है तो उधर होगा टेंशन। बिल्कुल याद रखें, जिधर रस्सी जैसे जा रही है रस्सी वैसे होगा टेंशन, दैट्स इट। और बच्चे इतना कंफ्यूज होते हैं, सच में इतना इरिटेट कर देते हैं बच्चे, इतनी सी बात समझ नहीं आती उनको, बिल्कुल सच बता रहा हूं, एवरी ईयर इट हैपेंस। क्लियर है? तो टी इधर आएगा और टी डैश इधर आएगा, बिल्कुल इतनी सी बात है बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए साहब, अब जरा एंगल्स की देख लीजिए। ये एंगल 30 डिग्री होगा, क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल है 30 डिग्री। क्लियर है? तो पहला काम क्या करते हैं? एफबीडी बना दिया, ये नीचे 10 लग रहा होगा। बोलो समझ में आ गया? इसको चाहो तो लामीज थ्योरम से भी कर सकते हो। तीन फोर्सेज हैं, कितने फोर्सेज हैं? 3 फोर्सेज एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं। टी, ये टी डैश है, सॉरी ये टी डैश है, और ये 10। लामीज थ्योरम लग सकती है कि नहीं? बड़े प्यार से लग जाएगी। देखो ये कितना है? 90 डिग्री, बहुत अच्छी बात है। ये कितना है? 90, और ये 30 भी है, तो ये हो गया 120। बोलो समझ में आ रहेगी नहीं? और बाकी जितना बचा, कितना बचा है जरा बताना? 30, तो ये 60 हो जाएगा, ये 150 बचा। क्लियर है ये चीज? तो लामीज थ्योरम क्या कहती है? देखो टी अपॉन कोसाइन 120, टी अपॉन, अभी नॉर्मल वाले तरीके से भी करा दूंगा, लेकिन पहले लामीज थ्योरम मेरे से देख लो। टी डैश अपॉन साइन 90, टी डैश अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू 10 अपॉन साइन 150, 10 अपॉन साइन 150। ठीक है? तो मैं जरा वैल्यूज लिख रहा हूं। साइन 150 कितना हो जाएगा भाई? cos 60, यानी कि हाफ। साइन 150 इज cos 60, क्योंकि इसे लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 60,
तो साइन 90 प्लस 60 कॉस 60, यानी ये हाफ हो जाएगा। तो नीचे जब लिखूंगा हाफ तो 2 पर चला जाएगा, यानी ये 20 आ जाएगा। 10/1/2 मतलब 20। बोलो समझ आएगा कि नहीं। साइन 90 कितना होता है 1 होता है, तो ये खत्म हो गया, यानी टी डैश बराबर 20। तो टी डैश आ गया भाई मेरा 20, इसका आंसर तो मेरा 20 आ गया। ऐसे ही ये टी लिखा हुआ है, साइन 120 कितना होता है भाई, साइन 120 इट इज साइन 90 प्लस 30 मतलब कॉस 30 मतलब √3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 20। 2 से कैंसिल कर दो 10 टाइम्स, तो टी आ गया मेरा 10√3, कितना आ गया, यानी ये आ गया मेरा 10√3 आंसर। ठीक है, दूसरा तरीका देखिए फटाफट, ये कितना है नीचे 10 था। ठीक है, एफबीडी बना लिया। एफबीडी के बाद क्या करना सिखाया था मैंने, अपने नॉर्मल मेथड से कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, एफबीडी के बाद क्या सिखाया था, इसके कंपोनेंट करो एक्स और वाई में, तो ये हो जाएगा टी डैश कॉस 30 और ऊपर हो जाएगा टी डैश साइन 30, मानते हो कि नहीं। अब एक्स में क्या है, इक्विलिब्रियम है, तो आएगा टी डैश कॉस 30 बराबर टी, टी डैश कॉस 30 बराबर टी। और y में क्या है, y में भी क्या है भाई, इक्विलिब्रियम ही है, तो y वाला क्या आएगा, टी डैश साइन 30 बराबर बोलो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अरे पक्की बात है, क्लियर है ये चीज, पक्की बात। तो यहां से देखो ये लिख सकते हो टी डैश साइन 30 होता है 1/2 इक्वल टू 10, तो टी डैश की वैल्यू आ गई 20। देख लो यही आ रही थी पहले भी, टी डैश की वैल्यू क्या आ गई भाई 20, एक आंसर आ गया। अब टी डैश की वैल्यू 20 यहां पुट कर दो जरा, तो 20 इंटू √3/2 है कि नहीं, cos 30 √3/2 इक्वल टू टी, तो आ गया 10√3। तो टेंशन की जो वैल्यू है दैट इज 10√3। अरे बोलो पक्की बात समझ में आई कि नहीं आई। तो टेंशन इज इक्वल टू 10√3 न्यूटन इस वाली रस्सी में और उस वाली रस्सी में 20। बोलो पक्का समझ में आया कि नहीं आया। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, थैंक यू वेरी मच। पक्की बात है साहब, ये टेंशन का आइडिया तुम लोगों को लग चुका है कैसे कैसे होता है। स्टिल क्या करें, एक आधा क्वेश्चन और करके देखते हैं ना। सो लेट्स सी कि अब क्या करें भाई, एक समझ में आ गया। अब एक ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें नॉर्मल भी आ रहा हो टेंशन भी आ रहा हो। चलो ठीक है, ये एक वॉल है और ये एक बॉल चिपक रही है, इससे एक बॉल है, बॉल इस तरीके से बांध दी, समझ गए ना कैसे, एक बॉल थी उसे एक रस्सी से बांध दी ऐसे, समझ रहे हो, जैसे यहीं इस दीवार से ही मैं यहाँ पे बांध दूं और ऐसे एक बॉल यहाँ लटक जाए। क्लियर है, बिल्कुल ऐसे समझो इस चीज को। तो देखो वॉल, ये कॉन्टेक्ट सर्फेस है तो नॉर्मल लग रहा होगा, और ये टेंशन लगाएगी रस्सी, और इसका जो वेट दे रखा है वो 2 kg दे रखा है सपोज, और ये जो एंगल दे रखा है हॉरिजॉन्टल से इसका, ये 45 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है 45 डिग्री। बोलो समझ में आया कि नहीं, क्लियर है चीज। तो आइए जरा इसका एफबीडी बना लीजिए। आप कहेंगे सर ये होगा 20 नीचे की तरफ, नॉर्मल बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर टू द सर्फेस होता है, यानी यहां से जाता हुआ होगा। बोलो नॉर्मल समझ में आ गया। ऐसे टेंशन इधर की तरफ बनेगा सर 45 डिग्री पे, और आपको पता है कि भाई कहीं से भी बॉल को आप लटका लो, जब लटकाओगे तो डेफिनेटली वो बिल्कुल सेंटर से होते पास होगी। हालांकि दिख नहीं रहा अच्छे से इसमें दिखेगा, देखो ध्यान से, ऐसे हमेशा सेंटर से पास होते जाएगी ये वाली लाइन। ये वाली लाइन कहां से जाएगी, हमेशा सेंटर से पास होते हुए। लेकिन आपको तो नहीं भी पता, तो उसने दिखा दिया 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो तुम तो बस इतना याद रखो। देखो तुम्हें नहीं भी पता सेंटर से पास हो रही है, तो तुम्हें क्या याद रखना है, तुम्हें ये भी नहीं पता नॉर्मल सेंटर से पास हो रहा है, तो ये लो इतना तो कर सकते हो कि नॉर्मल ऐसे जा रहा है, बस इतना तो कर सकते हो, नॉर्मल इधर लगेगा, है कि नहीं। सर नॉर्मल की डायरेक्शन समझ में नहीं आई, नॉर्मल पढ़ा दिया आपने सर, लेकिन डायरेक्शन समझ में नहीं आई। ठीक है, अच्छा भाई सुनो भाई, डायरेक्शन समझो नॉर्मल की कैसे आई, बॉल पे इधर क्यों लगा, ध्यान से समझना जरा। सपोज करो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सपोज करो तुम होते थे दीवार की जगह तुम होते, तो बॉल तुम्हें किधर दबाती, पीछे की तरफ। बॉल तुम्हें धक्का मारती पीछे, तो तुम बॉल को किधर धक्का मारते, आगे मारते कि नहीं। भाई एक्शन का रिएक्शन होता है ना अपने आप, अपने आप होता है एक्शन का रिएक्शन, तो रिएक्शन ये नॉर्मल जो आगे की तरफ आप लगाओगे, तो ये दीवार भी तो आगे की तरफ धक्का मारेगी, क्योंकि बॉल दीवार को पीछे धकेल रही है, तो पीछे का किधर मिलेगा, आगे। ठीक है, और रस्सी जिधर टेंशन होता है, तो रस्सी ऐसे टेंशन ऐसे, और ये एंगल कितना दिया होता है 45। तो याद रखें ये वाला हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना है इसका 45, समझ रहे हो ना भाई, ये ऑल्टरनेट एंगल बनेंगे ना, ये 45 तो ये वाला भी 45। बोलो समझ आ गया कि नहीं, खत्म हो गया क्वेश्चन। अब ध्यान से देखो, ये टेंशन है, ठीक है। अब कंपोनेंट करो जरा इसके, भाई इधर की तरफ तो n रहेगा, इधर की तरफ 20 रहेगा, इसके कंपोनेंट कर रहा हूं, देखो t एक आएगा t cos 45, एक t sin 45, t cos 45 और ये t sin 45। बोलो समझ में आया। अब बोलो x डायरेक्शन में क्या है, इक्विलिब्रियम है कि नहीं, भाई बॉल कहीं भाग थोड़ी रही है ना, x में भाग रही है ना, y में, तो x में भी इक्विलिब्रियम है और y में भी क्या है, इक्विलिब्रियम है। तो x में देखो राइट वाला बराबर लेफ्ट वाला, इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स 0, तो राइट वाला फोर्स बराबर लेफ्ट वाला फोर्स, n बराबर t cos 45, cos 45 मतलब 1/√2, तो यहां पे लिख दे रहा हूं n बराबर t/√2। ऐसे यहां पे देखो t sin 45 बराबर 10, y में भी क्या है, जो ऊपर लगेगा वही नीचे लगेगा, तो t sin 45 मतलब 1/√2। ध्यान से देखना, ऊपर वाला और नीचे वाला 20 आ गया, तो टेंशन की वैल्यू आ गई 20√2, है कि नहीं। ध्यान से देखो, मैं एक ही काम कर रहा हूं, एफबीडी बनाता हूं, फोर्स दिखाता हूं, सारे फोर्स के कंपोनेंट कर लेता हूं एक्स और वाई में, और फिर बस देखता हूं इक्विलिब्रियम लगाना है या एफ बराबर एम ए लगाना है, बस यही करना है मेरे को। बोलो इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अरे क्या बात, मैं पक्की समझ डालूं, अरे पक्की बात समझ लूं आप लोगों की, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो टेंशन आ गया 20√2, और जब टेंशन को यहां डालोगे तो नॉर्मल टेंशन हो जाएगा 20√2 अपॉन √2 से √2 कैंसिल, नॉर्मल आ गया 20 न्यूटन, यानी नॉर्मल लग रहा है 20 न्यूटन। इस क्वेश्चन को फिर से बता दूं, लामिस थ्योरम से भी कर सकते थे, क्योंकि इसमें टेंशन जो है, नॉर्मल जो है और 20 जो है एक ही पॉइंट पे लगते हैं, 3 फोर्स है और इक्विलिब्रियम है,
तो जब एक ही पॉइंट से होते हुए 3 फोर्स पास होते हैं और इक्विलिब्रियम होता है तो लामीज थ्योरम लग जाती है। उससे भी यही आंसर आएंगे, बार बार करके दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे। आई थिंक बोलिए आपको इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आइए इसके और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और एक क्वेश्चन कर सकते हैं टेंशन का हम। सपोज करिए कि मेरे पास एक कार है, सपोज करिए कि क्या है, मेरे पास एक कार है और इस कार में छत पे एक पेंडुलम लटका दिया मैंने। अगर मैं आगे की तरफ भागूंगा ए एक्सेलेरेशन से लगातार कार को लेकर के, ठीक है, ए एक्सेलेरेशन, याद रखना ऐसा नहीं कि पहले एक्सेलेरेशन है फिर एक्सेलेरेशन बंद हो गया ना, मैं लगातार एक्सेलेरेशन दे रहा हूं। अगर लगातार एक्सेलेरेशन दूंगा तो थोड़ी देर बाद आप पाएंगे, आप ऐसा गारंटीड पाएंगे, मान लीजिए मेरी बात, हो सकता है आप लोग इसमें से कुछ अभी सोच रहे हो सर हो ऐसा क्यों होगा, पेंडुलम परमानेंट ऐसा क्यों हो जाएगा सर, हमें तो ऐसा लग रहा है कि पहले थोड़ी देर ऐसे होगा फिर वापस अपनी जगह आ जाएगा। नहीं बेटा, वापस अपनी जगह तब आ जाता है जब पहले तो एक्सेलेरेशन दिया तुमने, फिर स्पीड क्या हो जाएगी तुम्हारी, फिक्स हो जाएगी थोड़ी देर बाद। ऐसा थोड़ी जिंदगी में बढ़ाते रहोगे स्पीड, भाई स्पीड पहले बढ़ाते हो तुम, फिर क्या हो जाती है ऑलमोस्ट कांस्टेंट, तो फिर वो पेंडुलम वापस आ जाता है। अगर कुछ लटकाओगे तो वापस आ जाएगा, लेकिन अगर लगातार दे रहे हो तो फिर वो कभी वापस नहीं आएगा। मेरी बात मान लो, ऑसिलेशन करेगा थोड़ी देर और फिर एक जगह परमानेंट जाकर फिक्स हो जाएगा। बात मान लो, नहीं मानना चाह रहे मत मानो, मैं बता रहा हूं तुमको ऐसा होता है, तो जो क्वेश्चन में दिया उससे लड़ाई आप नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई? अब आप कहोगे सर समझा क्यों नहीं रहे फिर आप, चलो आपकी बात हम मान लेते हैं, हाँ ऐसा हो जाएगा, क्वेश्चन में भी दिया है, आप भी कह रहे हो, मान लेते हैं चलो, लेकिन समझा तो दो। नहीं बेटा अभी नहीं समझाऊंगा, ये मैं तुम्हें समझाऊंगा SHM में। कहां समझाऊंगा? SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो हमें 11th में ही पढ़ना है, डोंट वरी। तो जो चीज आगे पढ़नी है उसको अभी क्यों समझाऊं, वहां टाइम वेस्ट करूं, यहां भी टाइम वेस्ट करूं, समझ रहे हो? तो अभी सिर्फ ऐसा मान लो कि ऐसा हो जाएगा, प्लीज मान लो मेरे कहने से। तो ये तुमसे एंगल पूछ रहा है थीटा कितना होगा इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर ऐसे भगाते हैं, सो व्हाट एंगल विल द पेंडुलम मेक with vertical, what angle will the pendulum make with vertical in equilibrium situation, in equilibrium situation, ठीक है? तो तुम इतना समझ जाओगे, बस क्वेश्चन में ऐसा कहा है कि इक्विलिब्रियम आएगा गारंटी से और कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा पेंडुलम। तुम्हें सोचना नहीं है कैसे, लेकिन क्वेश्चन ने कह दिया तो मानना तो पड़ेगा कि नहीं। कैसे सोचने की जरूरत नहीं है, कैसे होगा वो समझ में आएगा SHM जब पढ़ेंगे, डोंट वरी, क्लियर है? खैर, तो तुम्हें इतना समझा कि गारंटी से ऐसे तो होना है, इसका मतलब ये तो तय है, ये तो होना ही होना है। अब तुम क्या करो, बस FBD बनाओ, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि इक्विलिब्रियम आ गया मतलब रुक चुका होगा। और कितने से आगे बढ़ रहा है पेंडुलम? ए से, क्योंकि कार ए से आगे बढ़ रही है तो पेंडुलम कार के अंदर ही है, तो ए से आगे बढ़ रहा है, ठीक है? अच्छा ये क्या है भाई, टेंशन, ए से आगे बढ़ रहा है, याद रखना बस इस बात को, क्योंकि कार आगे जा रही है तो पेंडुलम भी ए से आगे तो जा ही रहा है। टेंशन कितना लगेगा इधर, ये कितना एंगल है थीटा, क्यों? क्योंकि ये थीटा है तो ये वाला भी कितना आएगा थीटा, वर्ड ऑल्टरनेट एंगल टी, और ये नीचे कितना लग रहा है इस पे mg, ये m है सपोज, ठीक है, m, ठीक है? उसने एंगल पूछा है आपसे, क्वेश्चन क्या पूछा उसने, व्हाट इज वैल्यू ऑफ थीटा। अरे पक्की बात है, तो ये टी, इसका कंपोनेंट करो जरा, ठीक है? क्योंकि आपको पता है पहले क्या करते हैं, FBD बना लो, अलग कर लो, फोर्स दिखा दो, फोर्स दिखाने के बाद क्या करना है, कंपोनेंट करने, एक्स में अलग और वाई में अलग। तो ऊपर की तरफ वाला आएगा क्या, टी कॉस थीटा, और आगे वाला क्या आएगा, टी साइन थीटा। बोलो कंपोनेंट कर लिया, कोई दिक्कत? तो ये हो गया मॉडिफाइड FBD। अब बोलो वाई डायरेक्शन में क्या अगर ऐसे हो गया तो वाई डायरेक्शन मूव कर रहा है क्या? नहीं मूव कर रहा भाई, वाई में तो कार जा नहीं रही ना, पेंडुलम हिल रहा है अब, ठीक है? वाई में तो कार जा नहीं रही, तो वाई में मूव नहीं कर रहा, मतलब वाई में इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया टी कॉस थीटा बराबर mg, वेट mg होता है ना, टी कॉस थीटा बराबर mg, मानते हो कि नहीं? क्लियर है? यानी इक्विलिब्रियम तो इक्विलिब्रियम वाला लगा दिया कि जितना ऊपर उतना ही नीचे। अच्छा एक्स में इक्विलिब्रियम है क्या? एक्स में इक्विलिब्रियम नहीं है, और जब इक्विलिब्रियम नहीं होता तो क्या लगाते हैं, F बराबर ma लगाते हैं। कौन सी डायरेक्शन में? एक्स में, एक्स वाला फोर्स, एक्स वाला एक्सेलेरेशन। तो एक्स वाला फोर्स है टी साइन थीटा, गौर से देखिए जनाब, मेहरबान कदरदान, टी साइन थीटा इज एक्स वाला फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन कितना है, a, क्योंकि ए से ही गाड़ी आगे जा रही है तो पेंडुलम भी ए से आगे जा रहा है, क्योंकि गाड़ी में ही तो है पेंडुलम, ठीक है? तो मास इंटू ए। तो भाई साहब एक बात बताइए, ये टी साइन थीटा है, ये ma है, ये टी कॉस थीटा ये mg है, ये इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए, इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए। और अगर मैं कहूं कि 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए जरा, तो 1 को 2 से डिवाइड करोगे, 1 को 2 से देखना, यानी टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा बराबर ma अपॉन mg। मानते हो कि नहीं मानते हो? m से m कैंसिल, t से t कैंसिल, साइन थीटा कॉस थीटा होता है टेन थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टेन थीटा इज इक्वल टू a अपॉन g। तो थीटा बराबर टेन इनवर्स a अपॉन g, थीटा बराबर टेन इनवर्स a अपॉन g। लगे हाथ में आपको एक बात और बताना चाहता हूं, क्या बता दूं? बुरा तो नहीं मानोगे, ठीक है? बता दूं पक्का, आंसर ये आ गया, आंसर ये आ चुका है तुम्हारा। लेकिन अब मैं आपको एक बात बताता हूं, जब शुरू में गाड़ी चलेगी तो पेंडुलम क्या करेगा? क्या पेंडुलम ऐसे जाकर फिक्स हो जाएगा? थोड़ा ऑसिलेशन करेगा, पहले चक्कर लगाएगा, थोड़े से चक्कर लगाएगा कि नहीं? यानी यहां पे जाके रुकेगा, पहले वो ऑसिलेट करेगा ऐसे करके, पेंडुलम थोड़ी देर ऑसिलेट करेगा। तो ऑसिलेट करते वक्त वो एक जगह ऐसी होगी जहां मैक्सिमम जाता होगा, जहां मैक्सिमम कहां तक जाएगा, मैक्सिमम थीटा कितना हो सकता है, बहुत ध्यान से सुनना। एक्चुअली जैसे ही गाड़ी एक्सेलेरेट करेगी, पेंडुलम यहां से यहां तक चक्कर लगाने लग जाएगा, फिर धीरे धीरे इक्विलिब्रियम में आएगा, यहां आ जाएगा कहीं थीटा पे। यही पूछा था मैंने आपसे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछा मैक्सिमम एंगल कितना होगा, तो याद रखें जितना ये वाला आया इक्विलिब्रियम वाला, मैक्सिमम अगर पता करना हो तो बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2 से। तो मैक्सिमम अगर पूछ ले बहुत ध्यान से, कार है, कार को a एक्सेलेरेशन देती है, मैक्सिमम एंगल कितना होगा? क्या कह रहा हूं मैं? मैक्सिमम एंगल। तो इसी में किसका मल्टीप्लाई कर देना? 2 का मल्टीप्लाई कर देना।
अब आप सोच रहे होंगे सर ट्रिक क्यों बता रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं करा रहे। एक्चुअली अगले चैप्टर का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यहां नहीं कर पाएंगे हम लोग, यहां तो बस शॉर्ट ट्रिक बता सकता हूं मैं इसकी, ठीक है। अगले चैप्टर का क्वेश्चन है, अगले चैप्टर में हम इसको करेंगे भी और आंसर आएगा 2 tan इनवर्स a by g। गॉट माय पॉइंट और नॉट, ऐसा कुछ मतलब हम दिखाएंगे आपको, डोंट वरी, ठीक है। हालांकि लिखना मत इस क्वेश्चन को भी, इस क्वेश्चन को भी यहाँ लिखना नहीं है क्योंकि यहाँ का क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, ये एनर्जी कंसर्न से रिलेटेड है, एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए तो आगे बात